शुरू करें बच्चे? अभी परसों तो रिकॉर्डिंग नहीं की थी, आज से रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देते हैं ना। थोड़ा बहुत हम यूट्यूब पे भी डाल दें। पैसा तो नहीं मिलता यूट्यूब से, पर देखते शुरू हो जाए तो। टकलू, तो अभी 5 बच्चे क्लास में प्रेजेंट हो, है ना? करें मेरूल स्टार्ट? हमने क्लास 9th में एक चैप्टर शुरू किया था परसों, नाम तुम्हारे सामने ही है, सेल। बेटा 4 बच्चे तो आए थे, नूर आप नहीं आए थे। इसमें अभी हमने ज्यादा कुछ काम किया भी नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ा है कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, सेल को कैसे डिस्कवर किया था, और सेल कितने टाइप का होता है। तो फर्स्ट पेज इसमें यही है कि सेल को पहली बार रॉबर्ट हुक नाम के एक आदमी ने डिस्कवर किया था। शिवम को भी याद होगा, शिवम कब किया था? भूल गया, शिव कब किया था? 1665 में किया था उन्होंने पहली बार। कोर्क होता है, कोर्क जानते हो क्या होता है? लकड़ी होती है। इंडिया में तो नहीं मिलते वो पेड़, अमेरिका में एक पेड़ मिलता है, वहां की लकड़ी की जो बाहर लकड़ी होती है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। एक तो अंदर की लकड़ी होती है पेड़ के अंदर की मजबूत सी, बाहर जो छिलका होता है ना, अपने यहाँ तो क्या होता है, अंदर पेड़ है बाहर छिलका होता है, उसका छाल होती है पेड़ की। एक दो पेड़ ऐसे मिलते हैं जिनका नाम ओक है, अमेरिका में मिलते हैं। लकड़ी और छाल के बीच में एक बिल्कुल पतली सी लेयर मिलती है, उसको कोर्क कहा जाता है। अपने इंडिया में पेड़ों में नहीं मिलता कोर्क। तो उन्होंने उस कोर्क को ऐसे काट के देखा और माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। असल में जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी ना, तो लोगों को इंटरेस्ट था कि हम छोटी छोटी चीजों को देखें, है ना। उसी में एक नंबर इसका भी आ गया, कोर्क का भी। बोले लकड़ी का टुकड़ा काटो, देखो क्या है इसके अंदर। समझ में आया कि वहां छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए थे, कमरे बने हुए थे, नाम दे दिया सेल। बाद में समझ में आया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ऐसा होता है, ये तो नॉन लिविंग था, लिविंग में भी ऐसा होता है, कांच के छिलके में भी ऐसा होता है, हमारे मसल्स में भी ऐसा होता है, हमारी हड्डियों में भी ऐसा होता है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं। प्लांट के अदर पार्ट में भी ऐसा होता है, पत्तियों को देखा तो उसमें भी ऐसा ही मिला। तो हम बोलने लग गए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बने हैं, तो सबको नाम दे दिया सेल। अब क्योंकि दुनिया में बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी क्वालिटीज हैं, छोटे बड़े ऑर्गेनिज्म, तो सेल भी तो बहुत टाइप के होंगे। तो हमने 2 क्वेश्चन करने हैं बच्चे यहाँ पे। एक हम बेसिक डिफरेंशिएशन करेंगे सेल के बीच का, और एक बेसिक डिफरेंशिएशन करेंगे ऑर्गेनिजम्स के बीच का। ये काम तो हम कल कर चुके थे। एक क्वेश्चन था ऑर्गेनिजम्स के बीच का डिफरेंस, ये रहा। पहला डिफरेंस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्राची नहीं, सॉरी, पूर्वी। पूर्वी, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? जो सिंगल सेल के बने वो यूनिसेलुलर होते हैं। दोबारा पढ़ने का मन है 9th? डिस्टर्ब हो रही हो तो कमरा चेंज कर देता हूँ मैं, उस कमरे में कूलर लगा हुआ है कांच वाले में। अगर डिस्टर्ब हो रहे हो तो वहां चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे डिस्टर्ब ही हो गए क्योंकि 2 क्लास एक साथ पढ़ नहीं सकती कभी भी, है ना। उनको भी जाना तो उनको भी ले जाओ चाहिए। इधर कूलर चला लो, कूलर में पानी भी है और लाइट भी है। फोन तो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या करेगा। लोग पता है बीच में एल है, और कुछ ना खोलियो। कहाँ से करेगा समरी? एनसीईआरटी है, नॉन एनसीईआरटी है? और कुछ नहीं खोलना। इधर आ तू, मैडम वाला फोन ले ले, मेरा फोन छोड़ ही दे। नीचे एक एक्स्ट्रा फोन और रखा है, वो ले लो। जाओ तुम भी जाओ। इसको ये रख के मैच पढ़ लो, फिर अपनी और देखते। बाद में चेक कर लो, लाइन खींच दे नीचे। संभाल लोगे क्या इसको 10 मिनट तक? मुझे नीचे भेज देना इसको मैडम को, और गेट बंद कर दे जाना। बाय। तुमने भी वहां बैठना है खिड़की का उस रूम में, यार ठीक हो।
अब थोड़े से डिस्टरबेंस कम हो गई ना, वो भी तंग हो रहे थे, हम भी हो रहे थे। चलो अब आप आगे आ जाओ, नए फ्रेंड्स बनाओ, इकट्ठे हो जाओ। वो जरा, अब तक है ना बिरुल अकेला आ रहा था, तो लड़कों का राज था, अब बिरुल अकेला हो गया है ना, गर्ल्स पावर जीत गई। तो पहला क्वेश्चन तो डिफरेंस था द बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये हमने कर लिया था। दूसरा डिफरेंस किसके बीच में था? टाइप ऑफ सेल के बीच में। ऐसे तो बहुत सारे टाइप के डिफरेंस आते हैं, एक डिफरेंस ये भी आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। हम तो कई तरीकों से सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। अभी जो बेसिक कैटेगरी है ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये सब हम परसों पढ़ के आए थे। अब नई बातें करें, नई बातें करते हैं। अब ये तो डिफरेंस चल रहा था बच्चे सिमरन, कि अलग अलग टाइप के सेल में अलग अलग चीजें होती है, पर सेल में कुछ ना कुछ कॉमन भी तो होता ही होगा। तो दुनिया में जितने भी टाइप के सेल हैं उनमें हमने जो 3 चीजें कॉमन निकाली, पहली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी न्यूक्लियस, तीसरा साइटोप्लाज्म। दुनिया के लगभग लगभग हर सेल में तीनों चीजें तो होती ही होती। एक्सेप्शनल केस थोड़ी जगह मिलेंगे मिलेंगे, पर लगभग 95% केस में 3 चीजें आपको सेल में मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे वो मेरी मसल सेल हो, मेरा ब्रेन सेल हो, मेरे हार्ट का सेल हो, ब्लड सेल्स हो, या प्लांट के अंदर चलते हैं, प्लांट के अंदर लीफ के सेल हो, रूट्स के सेल हो, स्टेम के सेल हो, फ्रूट सेल हो। ह्यूमन प्लांट के बाद हम लोग और छोटी जगहों पे जाते हैं, एमीबा है ना, एमीबा के अलावा पैरामीशियम, एलगी सुना, एलगी काई जो उगती है पौधों पानी में, वो उसके सेल देख ले। जहां पे तुम देख लेना 95% ऑर्गेनिजम्स में तुम्हें जो सेल मिलेंगे उनके अंदर 3 चीजें होंगी ही होंगी। आई एम रिपीटिंग, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा नाम क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत कुछ मिलता है, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत कुछ मिलेगा। तो हमारा तो कल का काम था, आज का शुरू कर रहे हैं। तो किसी भी सेल में 3 चीजें मिलती हैं बच्चे, ये एक सेल होता है हमारे पास बेसिक सा, इस सेल में 3 चीजें होंगी, ले जाओ। ये साइटोप्लाज्म अंदर का लिक्विड, बाहर की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, इसको सेल का ब्रेन भी कहते हैं। अब हमको एक एक करके तीनों को पढ़ना है। आज का पूरा दिन हम देंगे सेल मेम्ब्रेन को, और शायद कल का दिन भी देना पड़े सेल मेम्ब्रेन को ही, क्योंकि इसके बारे में डिटेल बहुत ज़्यादा है। इसमें अभी प्रोसेस आएंगी चीज़ें अंदर बाहर जाने की। इसको हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। पहला ये होती क्या है, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा इसका स्ट्रक्चर, ये बनी किस चीज़ की होती है। और तीसरा इसका फंक्शन, ये काम क्या करती है। तुम जब भी बायोलॉजी पढ़ोगे ना, सेल पढ़ोगे या आगे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ोगे, उसमें 3 ही चीजें पढ़नी होंगी, व्हाट इज डैश, स्ट्रक्चर ऑफ डैश, फंक्शन ऑफ डैश। जैसे भी एक माइटोकॉन्ड्रिया आएगा जो सेल के अंदर एनर्जी क्रिएट करता है, न्यूक्लियस आएगा, व्हाट इज न्यूक्लियस, हाउ इज इट मेड अप ऑफ, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। ये 3 चीजें। टिश्यू में भी एक चीज और जुड़ जाएगी, टिश्यू के चैप्टर में जाएंगे तो वहां चीज जुड़ जाएगी हमारे पास, लोकेशन ऑफ द टिश्यू, वो टिश्यू मिलता कहाँ है बॉडी में। अभी व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेडिंग मैंने लिखी दी, ऊपर पढ़ना है एक बार। बड़ा करूं, जूम करूं, या दिख रहा है? ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, और तो जूम करने की जरूरत नहीं है। इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ईच सेल दैट सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अंदर का जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म, उसको बाहर के मटेरियल से सेपरेट कर देता है ना। ये कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, दोनों में मिलता है। मैंने बताया था दुनिया के 90% प्लांट उसमें मिलता है, ऑर्गेनिजम्स में।
इसमें एक चीज और ऐड करनी है, प्लांट सेल में सेल वॉल एक एक्स्ट्रा मिलती है, सेल वॉल इज ऑल्सो फाउंड आफ्टर सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। मतलब प्लांट में सेल मेम्ब्रेन तो होती ही है, बाहर एक और हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको सेल वॉल कहते हैं। मैंने अंडे का एग्जांपल दिया था मीरुल, हमने बॉइल्ड एग लिया, अगर नहीं देखा तो देखना, मैं कल ले आऊंगा घर पे, निकल तो मंगलवार है, परसों मैं ले आऊंगा दिखाने के लिए। सबसे पहले अपन ऊपर से तोड़ते हैं, जो छिलका निकलता है ना हार्ड, उसको बोलते हैं सेल वॉल। मुर्गी का अंडा अपने आप में एक सेल है, मुर्गी का अंडा परफेक्ट सेल, अगर किसी ने ढंग से देखना हो तो बता रहा हूँ ना, ऊपर जो हार्ड वो है ना सरफेस, नहीं सेल वॉल, ढंग से देखना कभी उसको, मैं दिखा दूंगा। वैसे अगर तुम शायद हाथ नहीं भी लगाते मेरे ख्याल घर पे ना, तुम लोग घर पे नहीं खाते, खाता मैं भी नहीं, पर मैं मुझे छिलने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके हम जब उतारेंगे एक बिल्कुल पतली सी लेयर और निकलेगी उसके अंदर से, बिल्कुल पतली सी, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर व्हाइट पार्ट आता है जिसको हम खाते हैं, वो साइटोप्लाज्म है जो हम खाते हैं। अंदर जो येलो कलर का निकलता है वो न्यूक्लियस है। तो मुर्गी ने जब अंडा दिया तो वो एक सेल था, मुर्गी के पेट में से आने के बाद उसमें बच्चा बनने की प्रोसेस स्टार्ट होनी थी, पर हमने उसको सेल को ठंडा करके बहुत ज़्यादा प्रोसेस को वही रोक दिया, उसमें बच्चा बनने की प्रोसेस हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि एक बच्चा बनने के लिए गर्मी चाहिए, मुर्गी अंडे को सेकती है। पर जैसे मुर्गी ने अंडा दिया, जो भी फैक्ट्री वाले हैं उन्होंने अंडा उठाया और फ्रिज में रख दिया, 3 दिन फ्रिज में रखने के बाद उसके अंदर की प्रोसेस ही खत्म हो गई। और अगर एक बार वो कनेक्शन टूट जाए, आगे उसमें फिर कभी बच्चा बनता नहीं। तो बहुत कम चांस है कि मुर्गी का अंडा जो फ्रिज में से निकल के आया है उसमें चूजा निकलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो किससे बना होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन? प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, दोनों सब्सटेंस होते हैं लिपिड। जैसे अपने दीवार किससे बनी होती है? ईंट और सीमेंट से बनी होती है ना, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं प्रोटीन और लिपिड, जिससे हमारी पूरी सेल वॉल बनी होती है, सॉरी मेम्ब्रेन बनी होती है। वेयर प्रोटीन्स आर सैंडविच बिटवीन बाई लेयर ऑफ लिपिड, 2 लेयर उसकी होती है लिपिड की, बीच में प्रोटीन होता है। जैसे ईंट की दीवार है, दोनों तरफा लिपाई नहीं कर देते, तो ऐसे ही बीच में एक लिपिड की वो होगी, सॉरी हाँ लिपिड की दोनों तरफ क्या बोलते हैं उसको, दीवार होगी, और बीच में प्रोटीन भरा हुआ होगा। सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इसको हम मोड़ सकते हैं। अभी मैं अंडा जब लेके आऊंगा, कल तो मंगलवार है नहीं लाएंगे, और उसमें याद दिलवाना, मैं मंगवा दूंगा एक अंडा। उसमें जो सेल मेम्ब्रेन निकलेगी ना, अच्छा जो छिलका होता है अंडे का वो तो टूट जाता है दबाते ही, पर वो कपड़े जैसी होगी सेल मेम्ब्रेन, उसको फोल्ड करेंगे तो हो जाएगी वो फोल्ड, है ना। जो तुम समझ रहे हो ना, वो तो साइटोप्लाज्म है, उनके बीच में एक बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, तो मैं अभी ध्यान नहीं आ रही वो, जब अंडा ढंग से देखोगे तो समझ में आएगा क्या होती है। यूज किया अंडा कभी? खाते हो ना? नहीं खाते तुम, तुमने देखा होगा पतली सी लेयर वो है ना, उसको स्पेशल निकाला जाता है हाथ से। अब जो मेन चीज है वो फंक्शंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये क्लास 8 में भी आ जाता है, जिसके 2 मेन फंक्शन है वो। सबसे पहला फंक्शन, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द कंपोजिशन ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो सामान है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, उसको बाहर ले जाने से रोकता है। कंपोजिशन का मतलब होता है अंदर का सामान अंदर रहेगा। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में पानी भर दिया तो जब तक गुब्बारा सही सलामत है उसमें पानी रहेगा, गुब्बारा फूट गया सारा पानी बाहर, तो सेल मेम्ब्रेन फट गई तो सारा कुछ बाहर। तो जब तक सेल मेम्ब्रेन रहेगी तब तक अंदर का मटेरियल रहेगा। दूसरा जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। सेल एक लिविंग चीज है, उसको अपने अंदर सब्सटेंस भी एंटर करवाना है, उसको अपने अंदर से सब्सटेंस को बाहर भी निकलवाना है। क्या क्या चाहिए होता है सेल को जिंदा रहने के लिए? ऑक्सीजन, वाटर, फूड पार्टिकल्स। जब सेल इन सबको यूज कर लेगा, अपना खाना बना लेगा, अपने आप को ग्रो कर लेगा, तो क्या करता है सिमरन? वो
वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, CO2 होता है, यूरिया पैदा होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड पैदा बच जाता है ना, सेल उसको अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का ये भी काम होता है। और सभी पार्ट, अब ये नहीं है कि सभी पार्टिकल्स को बाहर निकाल देगा, सभी को अंदर निकाल देगा, सिलेक्टेड चीजों को बाहर निकाला जाएगा, सिलेक्टेड चीजों को अंदर लाया जाएगा। तो सिलेक्टेड चीजों को दे रहे हैं ना, इसलिए इसका एक नाम और होता है इसका मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सा कलर पसंद है? हाईलाइट करेंगे, ब्लैक से हाईलाइट कर दें, वो अक्षर ही ब्लैक है, वो छुप जाएगा। हेड से कर देते, ये रहा सिलेक्टिव। ओहो, ये तो बहुत छोटा है, इसे तो कई दिन लग जाएंगे ना। ज्यादा हो गया है ना। ये रहा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये नाम याद रखना है अपने को। एक क्वेश्चन बनेगा हमारा कि व्हाई इज सेल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सॉरी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट अलाउड सम सब्सटेंसेस टू एंटर और एग्जिट द सेल। कुछ सब्सटेंस को एग्जिट एंटर करने का मौका देती है। अच्छा, सेल जो ये प्रोसेस करेगा चीजों को अंदर बाहर प्रोसेस करने के, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ये जनरल वर्ड है। अपने गलियों में ट्रक चलते हैं हाईवे पे, वो क्या करते हैं, सामान को ले जाते हैं कहीं भी, तो ट्रांसपोर्टेशन। दो तरीके से होता है, एक होता है पैसिव प्रोसेस, एक होता है एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी खर्च ना करना पड़े सेल को। मैंने यहाँ परफ्यूम स्प्रे किया, तुम्हारे तक परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आ जाएगी, इसमें मुझे कोई एनर्जी तो खर्च नहीं करनी पड़ी, ये काम अपने आप हुआ ना। हाँ, इसको बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। पर मुझे टंकी में पानी चढ़ाना है, तो मुझे मोटर लगानी पड़ेगी, पानी को धक्का मारना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो सेल को अगर किसी चीज को ऐसे धक्का देके बाहर निकालना पड़े ना, उसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। अच्छा, ये भी दो टाइप की होती है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इनको तो अभी हम पढ़ेंगे। और ये भी दो टाइप की होती है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ये आसान है, एंडो मतलब अंदर ले जाना चीज को सेल के अंदर, और एक्सो मतलब बाहर निकाल देना, और साइटोसिस मतलब धक्का देगी। इसको डायग्राम, इसको चार्ट कहते हैं। ये ना, इट इज नोन एज चार्ट। तो इसको अभी हम पढ़ेंगे। नोट इकट्ठा करोगे या एक एक पेज करके करोगे? गर्दन दुख रही है ऐसे बैठने में? अगर है तो ऐसे और फोल्ड हो सकते, बेंच पीछे करके। अगर प्रॉब्लम है तो सारे बेंच खाली पड़े, कहीं भी बैठ जाना। चलो, यहाँ नीचे तक, हाँ 2 ही पेज करवाएंगे आज। मेरे ने बोला 2 पेज तो 2 पेज। मेरे को चक्कर आ जाते तीसरा पेज देखते ही। देखो मतलब चक्कर आए, आए थोड़े थोड़े आए, 2 ही पेज करेंगे। चलो, पहले हम देखेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता है क्या है। डिफ्यूजन तो बहुत इजी प्रोसेस है, केमिस्ट्री में भी चैप्टर में आएगी डिफ्यूजन। तो यहाँ सीख लो थोड़ा शॉर्ट में, वहां सीखेंगे डिटेल में। पूर्वी समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? पक्का? लिख के समझाऊं क्या? पहले मैं लिख के समझाता था, जैसे वो व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूँ। ये सभी चीजें मैं बोर्ड पे लिखता था पहले, अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब लिखना बंद कर दिया, समझाना ज्यादा कर दिया। ठीक है ना। डिफ्यूजन होता है बच्चे, पार्टिकल्स ज्यादा हैं एक जगह पे, बहुत सारे हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन समझते हो? कम जगह में ज्यादा पार्टिकल्स हैं, यहाँ वो पार्टिकल ही नहीं, तो यहाँ फैलना शुरू कर देंगे वो पार्टिकल्स। वही एग्जाम्पल परफ्यूम वाला, कि अगर मैं यहाँ पे एक अगरबत्ती लगा दूं, अगरबत्ती इस स्पेस में धुआं छोड़ रही है, और वो धुआं यही रहेगा क्या, या पूरे कमरे में फैल जाएगा? पंखा बंद कर दो तो भी फैल जाएगा।
पंखा ऑन करो तो नहीं फैलेगा, वो मना कर रही है पलक। फैन स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं पंखा, फिर मैं एक कमरे में लगाता हूँ धूप या अगरबत्ती या परफ्यूम छिड़क दी, तो परफ्यूम स्प्रे करने से क्या बिना पंखे के त्वरे तक नहीं आएगी स्मेल? आएगी ना। तो वो डिफ्यूजन है, इसमें किसी को कोई खर्च नहीं करना पड़ा एनर्जी का, तो बहुत आसान है डिफ्यूजन। इट इज द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स मूव फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। इसमें पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जाते हैं, इट इज डिफ्यूजन। इसका एग्जांपल वही है जो मैंने परफ्यूम वाला बताया अभी, कि इफ वी स्प्रे परफ्यूम इन वन कॉर्नर ऑफ ए रूम देन इट स्प्रेड इन होल रूम ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम। ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, इसमें भी पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ बीच में, हाँ यहाँ पे बीच में वॉल होती है, एक बीच में दीवार है, यहाँ दोनों में मैंने पानी भर दिया, यहाँ भी पानी भर दिया, यहाँ भी पानी भर दिया, यहाँ इतना इतना पानी भर दिया। अब मैंने क्या किया, इक्वल पानी भरने के बाद एक साइड में नमक घोल दिया बहुत सारा, इधर सोल्ट घोल दिया बहुत सारा, नमकीन पानी हो गया ना। और जो बीच की दीवार है ना, इसको बना दिया सेमी परमिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी परमिएबल? इसमें इतने छोटे छेद होते हैं, इस मेम्ब्रेन में इतने छोटे छेद होते हैं, आंखों से तो दिखेंगे ही नहीं, और उसमें से सोल्ट नहीं जा सकता। जैसे छानी के छेद कितने बड़े होते हैं, अब पानी लो, नमक घोलो, डाल दो, तो क्या होगा, पानी भी चला जाएगा उस तरफ, नमक भी चला जाएगा। छेद इतने छोटे कर दे कि नमक नहीं जा पाए, सिर्फ पानी पानी जा पाए, है ना। तो पानी इस केस में यहां जाना शुरू कर देगा अपने आप, पानी यहाँ जाना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं ओस्मोसिस। दो सॉल्यूशन है, एक तरफ सोल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी तरफ सोल्ट कंसेंट्रेशन या तो है ही नहीं या फिर कम है, पानी या तो नमक है ही नहीं या काफी कम है, तो साफ पानी नमक वाले पानी की तरफ जाएगा अपने आप, बीच में अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो, है तो ही जाएगा, अगर दीवार बंद है तो थोड़ी जाएगा। पूरे घरों में पानी साफ करने की मशीन को क्या बोलते हैं? आरओ। आरओ का पूरा नाम बताओ। पूरे घरों में पानी साफ करने की मशीन का नाम आरओ है। आरओ का पूरा नाम होता है बच्चे, रिवर्स ओस्मोसिस। आरओ। हमारे जो घरों में आरओ की मशीन लगी हुई है, उस मशीन के बाहर एक फिल्टर लगा रखा होगा बहुत बड़ा, उसमें उसमें व्हाइट कलर की वो कैंडल जलती है, वो असल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। हाँ जी, टंकी का पानी आएगा, उस कैंडल के अंदर जाएगा, प्रेशर देके बाहर निकलेगा, और बाहर सिर्फ कौन निकल पाएगा? पानी। जो डस्ट पार्टिकल है, इतने छोटे पार्टिकल है जो उसमें से क्रॉस ही नहीं हो पाते, वो वहीं रुक जाते हैं। इसलिए तुम अगर उसको 3-4 महीने के बाद निकालोगे ना, हाँ क्यों, पानी आया तो साफ वो था मिट्टी वाला, साफ पानी तो अंदर चला गया उसके क्रॉस हो गए, मिट्टी बाहर रह गई, अब वो हर 3-4 महीने में चेंज करना पड़ता है। समझ गए वो बात को? हाँ। अच्छा, ऑस्मोसिस का रिवर्स क्यों बोला गया? क्योंकि उसमें हम गंदे पानी को साफ की तरफ लेके जा रहे हैं, और यहाँ क्या होता है, साफ पानी गंदे पानी की तरफ जाता है ऑस्मोसिस, है ना। अब ये सोल्यूशन 3 टाइप का बताया गया कंसंट्रेशन के हिसाब से, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। एग्जाम्पल से समझेंगे, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है। हाइपरटोनिक में बाहर पानी साफ होता है, अंदर सेल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है सोल्ट की। मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया, उल्टा बोल दिया।
हाइपरटोनिक में सॉल्यूशन वो होता है बच्चे जिसमें हम क्या करते हैं, देखो ये सेल है एक, जैसे अंडा है ना, इसको हम पानी में उबाल रहे हैं, तो बाहर जो पानी है ना उसमें नमक ज्यादा कर दिया हमने, बाहर वाले पानी में हाई सोल्ट कर दिया कंसंट्रेशन। सेल के अंदर सोल्ट कम है, अंदर पानी ज्यादा है, तो पानी कहाँ से कहाँ जाता है, जहां पानी साफ होगा वहां से गंदे पानी की तरफ, मतलब जहां पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से उस तरफ जहाँ पे पानी कम है, साफ पानी से नमकीन पानी की तरफ जाएगा। सारा पानी कहाँ निकलेगा, इस सेल से बाहर निकल जाएगा। और अगर सेल से पानी बाहर निकल रहा है इसका मतलब सेल से कुट जाएगा, है ना। किशमिश खाते हो, किससे बनती है, अंगूर से, मतलब अंगूर में तो पानी होता ही है, अंगूर भी खाए होंगे, कितना पानी होता है अंगूर में, 80 से 90% पानी ही होता है अंगूर में, है ना, काफी लिक्विड होता है उसमें अंगूर के अंदर, सारा लिक्विड बाहर निकल गया तब किशमिश बनती है। तो वो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। हालांकि अंगूर का किशमिश बनते हुए बाहर लिक्विड की जरूरत नहीं होती, वो तो अपने आप इवेपोरेट हो जाता है ना। ये पहला एग्जाम्पल है। अंडे का इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, घर में अंडा उबालो और जिस पानी में उबाल रहे हो ना उस पानी में नमक बहुत ज्यादा डाल दो, तो अंडे के अंदर सारा पानी बाहर आ जाएगा। जब तुम अंडा खाओगे तो तुम्हें बहुत ड्राई ड्राई सा फील होगा, वो इसलिए लगा के अंदर तो वो डेंसिटी का कारण है। फिर ऊपर आके भी उबल देगा तो सही, वो बाहर थोड़ी निकल आएगा कि मैं तो उबलता ही नहीं, है ना, बॉईल तो फिर भी होगा। हाँ, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इस गुड़िया को अच्छा आता है। अंडा ऊपर तो जरूर आएगा वो, पर रहेगा तो पानी में, इतना फर्क होगा कि यहाँ से इतना आ जाएगा बस, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, बाहर तो नहीं निकल पाएगा। दूसरा सोल्यूशन कौन सा है बच्चे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में उल्टा होता है, सेल के अंदर सोल्ट ज्यादा है और बाहर कम है, बाहर पानी में लो सोल्ट कंसंट्रेशन है। अंदर सोल्ट ज्यादा है तो सारा पानी कहाँ जाएगा, सेल के अंदर, ये स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा सेल, और यहाँ सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। इसको उल्टा कर लो, हमने अंगूर से किशमिश बनाई थी, अब किशमिश से गुड़ बना लो। पूरा तो नहीं बनेगा, फ्रेश तो नहीं होगा, लेकिन किशमिश को तुम रात भर पानी में डाल दो, सुबह शाबाश तगड़ी होके बाहर निकलेगी, है ना। इसका मतलब उसने पानी को अपने अंदर आने दिया है, किशमिश ने। वो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, किसका, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। क्योंकि किशमिश की तरह क्या है, शुगर और सोल्ट ही तो है। किसी को लग रहा हो ना सोल्ट का सिर्फ मतलब खाने वाला नमक होता है, वो बहुत बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। उन्हें बहुत टाइप के सोल्ट है, खाने वाला नमक उनमें से एक नमक है। ऐसा लग रहा था कि मैं उस नमक की बात कर रहा हूँ, दिमाग में से उसको निकाल दो। इसलिए इनको कंफ्यूजन हो रही है कि हम उस नमक की बात कर रहे हैं। इनमें बहुत सारे टाइप के सोल्ट होते हैं, हम सभी केमिकल को सोल्ट कहते हैं बच्चे। ये सब सोल्ट है, नहीं खाने वाले लायक नहीं है, खाना नहीं है इनको, इन सबको सोल्ट कहते हैं। इनमें से खाने लायक एक भी नहीं है। सोल्ट एक जनरल नेम है जो हम किसी भी केमिकल को दे सकते हैं। जो डॉक्टर क्या बोलता है, इसको बुखार हो गया, इसको ये सोल्ट दे दो। बुखार के लिए कौन सी दवाई खाते हैं, पैरासीटामोल एक सोल्ट है। उस डाल सकते हो उसको सब्जी में कि आओ सब्जी में डाल के खाएंगे, नहीं ना, तो पैरासीटामोल एक सोल्ट है। अब दिक्कत क्या है कि जो अपना घर में नमक है ना वो ज्यादा अमाउंट में मिल जाता है, उसका नाम होता है टेबल सोल्ट। हाँ, टेबल सोल्ट जो किचन में यूज कर सकते हैं, टेबल पे रख के खाना बनाने पे यूज करती है। तो लोगों ने उसका टेबल सोल्ट से टेबल हटा दिया, सोल्ट रख दिया। सेंधा नमक भी होता है, वो पहाड़ों से मिलता है खाने में।
हाँ, वो खाने में यूज होता है। उसमें मल्टीपल सोल्ट मिक्स होते हैं, उसमें कोई एक सोल्ट नहीं होता ना। जीरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें अंदर बाहर का सेम कंसंट्रेशन हो। इसमें ना तो वो स्वेल होगा और ना ही सेल। मैंने डायग्राम तो बनाया था लेकिन थोड़ा सा खराब हो गया ये। इसमें सेल देखो सिकुड़ गया, इसमें फूल गया, उसमें खुश है। थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी दिखाया था मैंने इसको, सेल को। इसमें सेल गोल मटोल हो गया बेचारा, तरस रहा है कि मैं गोल मटोल हो गया, है ना। इसमें बेचारा गुस्से में है, गुस्से में है कि मैं खा जाऊंगा, मेरे को तुमने तो सारा पानी निकाल दिया। तो डायग्राम बनाया था पर थोड़ा डार्क हो गया, लाइट हो गया। और एग्जाम में यहाँ से काफी चीजें बनती हैं, है ना। इसको अब नोट करें। 15 मिनट की क्लास रहती है, तुम शायद 5 से 10 मिनट में कर ही लोगे। हमारे पास तभी 5 मिनट बचेंगे। इसको यहाँ से नोट करना शुरू कर दो। हाँ, सब लिखना है। हाँ जी, सबके पास है। हाँ, सबके पास है। Yet you have to write it all.